हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर में भौतिक तथा रासायनिक अपक्रिया तथा इनके आंतरिक जो आने वाली सारी चीज़ें हैं उन पर मैं विस्तार पूर्वक डिस्कस करूँगा तथा आप लोग सभी लोग एक नोट कॉपी लेके बैठें तथा नोट्स को बनाते चलें और आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है तथा उसको नोट्स करते हुए चलना है, जिससे आपको रिवीजन में हेल्प मिले। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ इस वीडियो को तथा इनके बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। तो मैं सर्वप्रथम जानूंगा भौतिक तथा रासायनिक अपक्रिया के बारे में। तो मैं सबसे पहले प्रयास करूंगा कि आप लोग भौतिक अपक्रिया के बारे में जानें। तो भौतिक अपक्रिया क्या होती है। तो मैं भौतिक अपक्रिया को ज़्यादा बार डिफाइंड खींचूंगा नहीं, मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि चीज़ें आपके दिमाग में सीधे जाएंगी। तथा आप लोग हेडिंग बनाइए सर्वप्रथम भौतिक अपक्रिया। क्या? भौतिक अपक्रिया, जिसको हम फिजिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो भौतिक अपक्रिया आप हेडिंग बनाएंगे भौतिक अपक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक, तो आप इसको हेडिंग बना लीजिए भौतिक अपक्रिया। अब भौतिक अपक्रिया को आप लोग समझिए। भौतिक अपक्रिया क्या होती है। भौतिक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसे हम दोबारा वापस लाया जा सकता है प्रयोग करने के बाद, उसे भौतिक अपक्रिया बोलते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम जैसे मोम ले लेते हैं। मोम, तो मोम को जब पिघला देते हैं, पिघलाने के बाद फिर उसे हम मोम बनाया जा सकता है, इसी को वो भौतिक अपक्रिया बोलते हैं। तो भौतिक अपक्रिया की डिफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं भौतिक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसी अवस्था में लाया जा सकता है, उसे भौतिक अपक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक अपक्रिया। तो भौतिक अपक्रिया का डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोम ले लेते हैं। मोम 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 ले लेते हैं। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना ये ले लेते हैं। एक मैं फिगर पहले बना लेता हूँ। चलिए, ये मोम हो गया। ठीक, ये मोम हो गया। अब इसमें जो रस्सी है उसकी अलग रिएक्शन है, लेकिन पहले अभी आप इस चीज़ को समझो। ये समझ लो सिर्फ मोम है। क्या है? मोम। जब मोम को हम या धूप में या टेम्परेचर देते हैं, तापमान को जब इस पे देते हैं, मान लो हीट दे दिए, तापमान दिए, तो ये जब जो पिघला, ऐसे ऐसे पिघल गया, जब ऐसे ऐसे पिघल गया, तो हम इसी चीज़ को ठंडा करने के बाद फिर मोम में हम ला सकते हैं। तो इसी को भौतिक अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक अपक्रिया। तो भौतिक अपक्रिया का डिफिनेशन यही लिखना है। भौतिक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है, वह अपक्रिया, वह अपक्रिया, वह अपक्रिया, अपक्रिया जिसका 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 एक बार एक बार एक बार प्रयोग एक बार प्रयोग करने के बाद प्रयोग करने के बाद के बाद के बाद दोबारा 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 उसी अवस्था में उसी अवस्था में उसी अवस्था में उसी अवस्था में पुनः पुनः मतलब होता है फिर, पुनः लाया जा सके, पुनः लाया जा सके, पुनः लाया जा सके, पुनः लाया जा सके, भौतिक अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? भौतिक अपक्रिया कहलाती है। भौतिक अपक्रिया कहलाती है। भौतिक अपक्रिया कहलाती है। तो रंजन, आपको समझ में आया ये चीज़ें? भौतिक अपक्रिया क्या होती है, आपको इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। भौतिक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसका एक बार हम प्रयोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक बार प्रयोग कर लें, प्रयोग करने के बाद दोबारा उसी अवस्था में लाया जाए, मतलब रिसाइकल किया जा सके, उसे हम भौतिक अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक अपक्रिया। जैसे आप किसी को समझाना हो तो भौतिक अपक्रिया किसे बोलते हैं। तो आप ऐसे बनना समझना। मोम जानते हो? मोम, आप बताइए। हेलो, मोम जानते हो? तो मोम क्या होता है? मोम को अगर हम पिघला दें एक बार, ये मान लो मोम है, ठीक, इसे अगर हम पिघला देते हैं, पिघलाने के बाद जो चीज़ें पिघल के नीचे आई हैं, फिर उसे हम मोम बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं?
जब दोबारा उसी चीज को प्रयोग करके बनाया जा सके तो उसी को भौतिक अपक्रिया बोलते हैं। भौतिक अपक्रिया में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप उदाहरण के रूप में ले लो, मोम का पिघलना ले सकते हो। मोम का पिघलना ले सकते हो कि नहीं? तो इसमें बताओ, कागज का जलना भौतिक अपक्रिया है या रासायनिक अपक्रिया? हाँ, रासायनिक ना। क्या कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन जो भौतिक अपक्रिया होता है उसका दोबारा प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये चीज याद रखना, भौतिक मतलब रिसाइकल, उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसी अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये चीज नोट्स कर सकते हो, उदाहरण के रूप में ये लिख सकते हो, आपको डिफिनेशन के रूप में ये दे सकते हो। ठीक, अब लेकिन जब हम मोमबत्ती का पिघलना बोलते हैं तो ये क्या होता है, कौन बताएगा? जो मोमबत्ती का पिघलना होता है, मोमबत्ती, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, अब ये कौन बताएगा, भौतिक अपक्रिया है या रासायनिक अपक्रिया? कौन बताएगा? आप बताएंगे? देखो हम बताता हूँ मोमबत्ती का पिघलना क्या होता है। अब ये मान लो मोमबत्ती है, इसके अंदर जो धागा है, ये धागा है, ये धागा है कि नहीं? ये धागा है। जब ये मोम पिघला तो समझ लो चलो मोम आ गया, मोम पुनः उसी अवस्था में आ सकता है। लेकिन जो ये धागा जलेगा, ये धागा क्या उसी अवस्था में धागा के रूप में जलने के बाद आ सकता है? नहीं आएगा ना। तो इसलिए ये जो धागा होता है ये रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसलिए जो मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना क्या होगा? मोमबत्ती का जलना जो होगा भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होगा। क्या होगा? भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होगा, भौतिक तथा रासायनिक। ये चीज आप लोग को एकदम कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप खड़े होकर दोबारा पूछ सकते हैं भौतिक अपक्रिया, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो हम इसे एक बार आप लोग अपने नोट्स में छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आज के बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ओके, चलिए हम इसको इरेज करता हूँ। ठीक, आप लोग नोट्स को बनाते हुए चलिए। अगर आप लोग को समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग खड़े होकर पूछिए, कमेंट कीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे। ठीक, चलो अब हम डालते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? ठीक, ओके, चलो डालो हेडिंग, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, रासायनिक परिवर्तन। देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले समझो। जैसे मैं मान लो ले लिए हम दूध, ले लेते हैं दूध, ये दूध ले लेते हैं। ठीक, क्या ले लिए? ये दूध। ये मान लो ऐसे दूध भरा हुआ है, दूध भर दिए, ये दूध। अब हम दूध से क्या बनाएंगे? दही बनाएंगे। मान लो ये दूसरी गिलास है। ठीक, इस दूसरी गिलास में हम इसमें जामन ओमन डाल के, जैसे दही की प्रक्रिया होती है, जामन मान लो डाल दिए, जामन डाल के इसको हम दही में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो मान लो ये दही बन गया, ये मान लीजिए दही बन गया, ये दही बन गया। ठीक, क्या बन गया? दही। ये दही बन गया। जब ये दूध से दही हम बना दिए तो आप लोग हमें बताइए, क्या अब मैं, ये दूध से दही बन गया है। ठीक, अब क्या मैं दही से दूध बना सकता हूँ? अगर दही से दूध बना सकता हूँ तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। अगर दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है तो दूध, तब ये रासायनिक परिवर्तन होगा। तो यही चीज है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसका एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, पदार्थ ना तो नष्ट होते हैं ना ही उत्पन्न होते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होते हैं। तो यही रासायनिक परिवर्तन है। यह ना तो दूध जो है ना तो नष्ट किया ना ही उत्पन्न हुआ, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ। पहले दूध में था, अब दही में हो गया। दूध से दही हुआ, दही से क्या हम दूध में ला सकते हैं? दही से अगर दूध में नहीं ला सकते हैं तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। अगर हमें इसको परिभाषित करना है, डिफिनेशन देना हो, तो क्या करेंगे? चलो लिखो, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है, लिखो रासायनिक 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 परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन होता है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम मान लीजिए लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जलाना एग्जाम्पल में लिख लीजिए, उदाहरण के रूप में लकड़ी का जलाना और कागज को जलाना, दही दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। ठीक, ये दो एग्जाम्पल आप लिख लो। आप अपने बोर्ड एग्जाम में या किसी एग्जाम में ये चीज़ें पूछ सकती हैं, तो आप जो उदाहरण दिया रहेगा, आप उदाहरण के रूप में मत जाइए। आपको चीज़ें को समझते हुए चलना है। चीज़ों को समझोगे कैसे? जब आप समझ गए हैं तो आपको सामने जो उदाहरण दिया रहेगा, आप उस उदाहरण के माध्यम से सोचिए कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका हम प्रयोग कर लिए, दोबारा उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जब दोबारा उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। बस इतना बेसिक सा कंसेप्ट है, इस चीज़ को समझो। अगर इस चीज़ को समझ गए तो हम किसी चीज़ के उदाहरण को आप डिफाइन कर सकते हैं, कौन सी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। आप आराम से चीज़ों को समझा सकते हैं, अपने नोट्स में, अपने बोर्ड एग्जाम में चीज़ों को सही करके आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर आप लोग इतना समझ गए हैं तो एक बार इसको नोट्स कर लीजिए, मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। ठीक, ओके, मैं आशा करता हूं आप लोग उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं इसको इरेज करूं? चलिए ठीक, ओके। आप इसके बारे में एक चीज़ और लिख सकते हैं नोट्स में। नोट्स का मतलब ही होता है मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु में आप ये चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ नोट्स करके लिखिए, नोट्स लिखिए। पदार्थ ना तो नष्ट होते हैं, ना ही उत्पन्न होते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होते हैं। तो बस यही चीज़ है।
पदार्थ ना तो नष्ट होते हैं ना ही उत्पन्न होते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होते हैं। तो ये पदार्थ है, ना ही नष्ट हुआ ना ही उत्पन्न हुआ, ठीक, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ। पहले दूध था, दही हो गया, तो यही रासायनिक चेंजिंग है। तो आप इस चीज को नोट्स कर लीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात करता हूँ तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, शुद्ध विलायक विलयन, सब मैं आगे बात करते चलूंगा। पहले इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। ओके, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। अब आप लोग हेडिंग डालिए एलिमेंट। क्या डालेंगे, पहले डालिए शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, आप डालिए शुद्ध पदार्थ, डालिए शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ जैसे अगर हम मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर है कि नहीं, अगर मार्कर एक ही प्रकार के पदार्थों से या तत्वों से मिलकर बना होगा तो यही शुद्ध पदार्थ होगा। अगर इसमें 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, 4 से 5 चीज को मिला के बनाए होंगे, 4 से 5 चीज मिला के बनाए होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो सकता है, ये वही, तब ये अशुद्ध पदार्थ में आ जाएगा। अब जैसे पानी हम पी रहे हैं, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अणु हैं, तो और उनमें बहुत सारी चीजों का मात्रा होता है, तो हम उसे अशुद्ध जल बोलेंगे। शुद्ध जल प्योरीफाई किया जाता है और शुद्ध जल पीने योग्य, पूरा शुद्ध जल पीने योग्य नहीं होता है, ठीक। तो आप चीजों को समझिए, जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलके बना होता है शुद्ध पदार्थ होता है। तो आप शुद्ध पदार्थ लिख लीजिए, शुद्ध पदार्थ जो जो एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के पदार्थों से, एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर, एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, बना होता है, बना होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। इनके यह 2 प्रकार के होते हैं, लिख लो, यह 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पहला डालिए हेडिंग, पहला हेडिंग आप लोग डालिए तत्व, दूसरा डालिए यौगिक। तत्व, पहला है तत्व जिसे हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट, और दूसरा है यौगिक, यौगिक जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कंपाउंड, COMPOUND। तो आप लोग पहले समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लो हम इसमें एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक, क्या ले लें, कंटेनर, कंटेनर ले लिए। इस कंटेनर में जो भी पदार्थ भरा हुआ है वह एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हो। हाँ, अगर मान लो ये कंटेनर बना है टीन से, टीन धातु से, जब ये टीन धातु से मिलकर बना है, ओनली अगर टीन धातु से मिलकर बना है तो इसी को शुद्ध पदार्थ है, इसी को शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। अगर इसमें और चीजें मिलके बनी हुई है, कई चीजें मिले हुई हैं, तो ये हम इसे अशुद्ध पदार्थ में सोच सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसको हम अलग नहीं कर सकते ना, इसलिए आपको समझना है जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलके बना होता है शुद्ध पदार्थ। हम बोलते नहीं कि वो मिठाई अशुद्ध बनाता है, उसके यहाँ ये गंदगी है, ये है अशुद्ध, सही एक प्रकार के सही चीजें नहीं मिलाया है, तो इसीलिए जब उसमें कई प्रकार की चीजों को मिला के बनाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। हाँ, अगर सही शुद्ध घी से मिलके नहीं बना है, अब वो शुद्ध घी की जगह डालडा घी डाल दिया है तो वो अशुद्ध हो गया ना।
जो इसलिए जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है, इसीलिए कहते हैं शुद्ध पदार्थ। अगर देसी घी के साथ साथ डालडा घी भी डाल दिए, बता रहे हैं कि शुद्ध घी है, तो वो अशुद्ध हो गया, शुद्ध नहीं है। तो यही चीज समझना है। तो अब ये आप लोग उतार लीजिए, तब हम तत्व और यौगिक पे बात करते हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, आप लोग हेडिंग डालिए तत्व। तत्व, तत्व को एलिमेंट बोलते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइए अब तक कितने एलिमेंट हैं। तो आपके पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं अभी तक? 118 एलिमेंट है, 121 थे। तो चलिए हम तत्व की बात कर रहे हैं। तत्व क्या होता है? तत्व वह होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वो क्या होता है? तत्व। क्या होता है? तत्व। आप लिखिए, जो एक ही प्रकार के परमाणु से, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। क्या होता है? बना होता है। तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। आप उदाहरण के रूप में लिखिए। उदाहरण आप लिख लीजिए, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम, ETC लिख लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ये तत्व है। क्या हो गया? तत्व। ये किसके भाग हैं? शुद्ध पदार्थ। किसके? शुद्ध पदार्थ के हैं। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। हाँ, आप लोग 1 से 10 तक एलिमेंट कमेंट करेंगे। ठीक, 4, 5, 6, चलो हम लिखवा ही देते हैं, आप लोग याद भी करते चलो। हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, सातवां लिख लो, यहीं के नीचे लिख लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नौवां लिखो फ्लोरीन, 10वां लिख लो नियान। और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस पूरा आप लोग याद करिए। 30 तक आप लोग को एलिमेंट याद रहना चाहिए। ठीक, ऑक्सीजन लिख लिए। अब यहाँ 9वां लिख लो नियान, सॉरी, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, 10वां नियान। आप लोग डेली अगर 10-10 याद करते हैं तो आप लोग 118 एलिमेंट तो कई दिन में याद कर सकते हो। हाँ बताओ, आप लोग को बताना है कम से कम 12 दिन, 12 दहम्मा 120 होता है। आप लोग आराम से याद कर सकते हैं अगर 10-10 एलिमेंट याद करते चलो तो आप लोग का कार्य है कि आप लोग 10 एलिमेंट को याद करके ही आएंगे। आप लोग 10 आज याद कीजिए, 10 मैं कल याद कराऊंगा। इस क्रम में आप लोग का ये होमवर्क है, आप लोग ये कार्य करते चलिए। ठीक, तो आ जाइए, चलिए हम बात करते हैं यौगिक पे बात करने के बाद हम क्लास को एंड करते हैं। क्लास को एंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
हमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पे काम करना है। अभी स्टूडियो में बहुत सारी खामियां हैं, उसे पूरा करना है, तो इसलिए टाइम कम है। तो आप लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए। ठीक, तो आप लोग हमारी वीडियो को अपने हर फ्रेंड तक पहुंचाने का प्रयास करते रहिए। ठीक, आप लोग हमारे एक विद्यापीठ के परिवार हैं, भाई हैं, बंधु हैं। आप लोग चीज़ों को अपने एक परिवार के रूप में देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए हेडिंग डालिए यौगिक। क्या डालेंगे? यौगिक। क्या डालेंगे? यौगिक। यौगिक। यौगिक को डालो। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। कंपाउंड। ये सब चीजें कितनी आसान है बताओ। यौगिक का मतलब क्या होता है? हाँ, यौगिक का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या बोल सकते हो? इकट्ठा, जुड़ना। हाँ, जुड़ना बोल सकते हो, इकट्ठा करना, जुड़ना, ये क्या है? यौगिक। और तत्व का मतलब समझ लो अकेला। क्या? अकेला। तत्व को समझो अकेला, यौगिक का मतलब जुड़ाव, जुड़ना, एकत्रित होना, संगठन बनाना। तो यौगिक यही है, तत्व यही है, तत्व अकेला, यौगिक संगठन। तो ये चीज को समझ लो। हाँ, तो इसका तुम लोग हिंट याद करो, संगठन। संगठन, संगठन बनाओ। तो जब संगठन का मतलब यही होता है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट, दो से अधिक तत्व, अधिक तत्व या परमाणु, अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखो, उदाहरण के लिए जैसे देख लो H2SO4। ठीक, हाइड्रोजन के 2 अणु, सल्फर के 4 अणु। हाँ, तो NaCl को ले लेते हैं, NaCl। तो Na, सोडियम और क्लोराइड, इनके देखो, सोडियम के 1 अणु, क्लोराइड के अणु 2 अणु है कि नहीं? तो इसी प्रकार और ले लो HCl, KCl, इसी तरीके से जोड़ के जो बनता है यौगिक बनता है। अभी मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय फ्रेंड्स।